आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1.3 बादल को घिरते देखा है। यह एक कविता है जिसके कवि हैं नागार्जुन। इनका जीवन परिचय दिया हुआ है यहाँ पे। हिंदी और मैथिली के प्रमुख लेखक व कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के सतलखा गांव में हुआ। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। नागार्जुन जी का असली नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना नाम नागार्जुन रखा और मैथिली साहित्य में यात्री के नाम से उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। खेती हर परिवेश में पले बढ़े नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई तथा आगे उन्होंने स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा पूर्ण की। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा है। उन्होंने 1 दर्जन कविता संग्रह, 2 खंड काव्य तथा 6 से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें से कविता संग्रह अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रत्नगर्भ उपन्यास है, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, कुंभी पाक आदि। मैथिली रचनाएं हैं चित्रा, पत्रहीन, नग्न गाछ कविता संग्रह है जो कि पारो, नवतुरिया क्या है? उपन्यास है आदि इनकी प्रमुख रही है। इसके अलावा बाल साहित्य व बांग्ला रचनाएं भी काफ़ी चर्चित है। उन्होंने बाल साहित्य लिखा है और बांग्ला में भी रचनाएं की है। 1965 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 नवंबर 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। तो यह था नागार्जुन जी का जीवन परिचय। अब है कविता बादल को घिरते देखा है। कविता की पहली पंक्ति है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पंक्ति में कवि वर्षा के बादलों का आगमन एवं कमलों पर उनके बरसने का वर्णन करते हैं। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि मैंने निर्मल श्वेत पर्वत की चोटियों पर बादल घिरते देखा है। अमल का अर्थ होता है निर्मल, धवलगिरी का अर्थ है श्वेत पर्वत के शिखरों मतलब चोटी पर बादल को घिरते देखा है। उन बादलों में से निकलने वाली छोटे छोटे मोती की बूंदों जैसे ओस के कणों को मानसरोवर तालाब में खिले सुनहरे स्वर्णिम मतलब सुनहरे कमल पर गिरते देखा है। उसके बाद पुनः आकाश में बादलों को घिरते हुए देखा है। अगली पंक्ति है, छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलिल में, समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पंक्ति में कवि ने प्राकृतिक तत्वों का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धवल श्वेत हिमगिरी पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों पर श्यामल नील सलिल मतलब कि श्यामल नील सलिल का अर्थ होता है काले नीले जल में, समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल। समतल देशों से अभिप्राय मैदानी प्रदेशों से है। मैदानी प्रदेशों में रहने वाले पक्षी वर्षा ऋतु की जो उमस होती है, गर्मी से व्याकुल होकर पक्षी तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। पक्षी क्या करते हैं? वहाँ पे व्याकुल पक्षी कीड़े मकोड़ों को खोजने आते रहते हैं दूसरे देशों से। कहाँ पर? श्वेत हिमगिरी पर जो झील है वहाँ। और उसी झील में हंस को भी तैरते देखा है। तीरते का अर्थ है तैरते। तो उसी झील में हंस भी तैरते रहते हैं।
इस प्रकार कवि कहते हैं कि वहाँ भी मैंने इसी शिखर पर बादल को घिरते देखा है। अगली पंक्ति है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पद्यांश में कवि बसंत ऋतु का दृश्य और उसका प्रकृति के जीवों पर वर्णन बतलाया है। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु की सुबह था और मंद मंद हवा बह रही थी, धीरे धीरे हवा बह रही थी। बालारुण का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। उगते हुए सूरज की मृदु किरणें, कोमल किरणें थी और वह क्या कर रही थी, वह किरणें शिखर को स्वर्णिम बना रही थी। जो पर्वत शिखर था, पर्वत की चोटी थी, उसे स्वर्णिम बना रही थी। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। इसका अर्थ है कि जो चकवा चकई है उन्हें अभिशाप मिला हुआ है कि सारी रात वे निशा काल के समय, मतलब कि रात्रि के समय, वे एक दूसरे से अलग रहेंगे। तब वे क्या करते हैं, बिछड़ने के दुख में क्रंदन करते हैं, दुख व्यतीत करते हैं। फिर जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद वे आपस में मिलते हैं। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद तालाब के किनारे जो शैवाल होते हैं उस पर प्रणय क्रीड़ा करते हुए उन्हें देखा है और उसी स्थान पर बादल को मैंने घिरते हुए देखा है। ऐसा कवि ने यहाँ पे लिखा है। आगे की लाइन है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उड़ने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में कवि ने कस्तूरी मृगों का वर्णन किया है कि वे किस प्रकार खुद पर ही चिढ़ जाते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी का अर्थ होता है जहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बर्फ से ढकी हुई घाटी पर हजार न दिखने ऊंचाई पर दुर्लभ कस्तूरी मृग पाई जाती है, जिसकी नाभि पर क्या होता है, सुगंधित पदार्थ होता है जिसे कहते हैं कस्तूरी। तो कस्तूरी मृग उसकी खुशबू से उन्मादित होकर इधर उधर दौड़ते हुए कस्तूरी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। निज के ही उन्मादक परिमल अर्थात स्वयं के ही नाभि पर लगे हुए सुगंधित परिमल का अर्थ है खुशबूदार सुगंधित पदार्थ जिसे कस्तूरी कहा जाता है। उसकी खुशबू से उन्मादित होकर, उत्तेजित होकर उसे प्राप्त करने की वे कोशिश करने लगते हैं। और जब वह कस्तूरी सुगंधित पदार्थ उन्हें नहीं मिल पाता है तब वह चिढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। जब वह कस्तूरी मृग सुगंधित पदार्थ कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वह स्वयं पर चिढ़ जाते हैं और ऐसे स्थान पर बादल को घिरते हुए देखा है।